नमस्कार। फिर से स्वागत करता हूँ इस कोर्स में मैकेनिकल बिहेवियर ऑफ मटेरियल जो कि हम हिंदी में पढ़ेंगे। हम स्ट्रेन हार्डनिंग की बात कर रहे थे। अभी तक हमने इंटरैक्शंस ऑफ डिसलोकेशंस देखे। इस पार्ट में हम देखेंगे इंटरसेक्शंस ऑफ डिसलोकेशंस जो हमें जॉक्स और किंग्स देते हैं। इंटरसेक्शन यानी दो डिसलोकेशन जब मूव होते हैं तब एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करके चले जाते हैं, उसी को हम कहेंगे इंटरसेक्शन ऑफ डिसलोकेशंस। और ये कुछ डिफेक्ट्स तैयार करेंगे और ये जो डिफेक्ट्स है जॉक्स और किंग्स ये स्ट्रेन हार्डनिंग में मदद करते हैं। तो जब मैं इंटरसेक्शंस की बात करूंगा डिसलोकेशंस की, इनको हम अच्छे से जानेंगे। तो जो इंटरसेक्शंस डिसलोकेशन लाइन पे तैयार होंगे वो इंटरसेक्शंस तैयार करेंगे एक ब्रेक तैयार करेंगे मेरे डिसलोकेशन लाइन पे। इसी को जॉक्स और किंग्स कहते हैं। और इससे क्या होगा कि ये जो डिसलोकेशन लाइन में एक डिफेक्ट जनरेट होगा। ये डिफेक्ट कैसे होता है अभी इसको जानते हैं। मान लेते हैं मेरे पास एक स्लिप प्लेन है इस तरह से, और इस स्लिप प्लेन पे एक डिसलोकेशन है। यहाँ पे मैंने एज डिसलोकेशन मार्क किया है कुछ इस तरह से। आप देख रहेंगे कि ये मेरा टेंजेंट वेक्टर है इस डायरेक्शन में और बर्जस वेक्टर कुछ इस डायरेक्शन में। अभी हम इस डिसलोकेशन में ब्रेक तैयार करते हैं, यानी इस डिसलोकेशन लाइन पे ब्रेक तैयार करते हैं कुछ इस तरह से। यानी मैंने इस डिसलोकेशन को इस तरह से ड्रॉ किया है, यहाँ पे एक ब्रेक मार्क किया है जो ब्लैक कलर का दिख रहा है, ये ब्रेक है और ये मेरी डिसलोकेशन लाइन है। तो मैं अगर देखूंगा कि ये ब्रेक इस तरह से तैयार हुआ है कि ये एक स्लिप प्लेन है, ये मेरा स्लिप प्लेन 1 है, एक मेरा स्लिप प्लेन 2 है। और यहाँ पे जो ब्रेक तैयार हुआ है डिसलोकेशन लाइन पे, अगर मैं डिसलोकेशन लाइन बोल रहा हूँ तो ये मेरी डिसलोकेशन लाइन है यहाँ पे। तो आप देख पा रहे होंगे ये मेरी डिसलोकेशन लाइन है और टेंजेंट वेक्टर हमेशा करंट की तरफ फ्लो करता है, तो हम यहाँ पे भी कुछ इस तरह से ड्रॉ करेंगे। तो ये आप देख रहे होंगे कि ये जो ब्रेक है ये आउट ऑफ स्लिप प्लेन है, यानी ये स्लिप प्लेन 1 पे नहीं है और स्लिप प्लेन 2 पे नहीं है, ये आउट ऑफ द स्लिप प्लेन है। इसको हम कहते हैं जॉग। ये जो ब्रेक तैयार हुआ है इसको हम कहते हैं जॉग। ये जो जॉग है इसकी डेफिनेशन इस तरह से, जब मेरे डिसलोकेशन लाइन पे ब्रेक तैयार होता है और वो डिसलोकेशन लाइन यानी डिसलोकेशन प्लेन यानी ओरिजिनल स्लिप प्लेन के बाहर है, आउट ऑफ द ओरिजिनल स्लिप प्लेन है, तो उस तरह के ब्रेक्स को मैं कहूँगा जॉग। अभी अगर एक ब्रेक बाहर है मेरे स्लिप प्लेन के तो एक ब्रेक अंदर भी हो सकता है कुछ इस तरह से। तो अगर मैं इस तरह से मार्क करूँगा मेरे डिसलोकेशन लाइन को और मैं ये स्लिप प्लेन कंसिडर करूँगा, तो आप देख रहे होंगे कि ये जो ब्रेक तैयार हुआ मेरे डिसलोकेशन लाइन पे, ये ब्रेक मेरे स्लिप प्लेन में ही रह रहा है, ये स्लिप प्लेन से बाहर नहीं है। तो इस तरह के ब्रेक को मैं कहता हूँ किंक। यानी ये जो किंक है ये ब्रेक है मेरे डिसलोकेशन लाइन पे जो कि ओरिजिनल स्लिप प्लेन में ही रहता है। तो मेरे पास आप देख रहे होंगे कि ये किंक और जॉग ये दो ब्रेक्स तैयार हुए हैं। हमने कहा है कि इसको ये डिफेक्ट है मेरे डिसलोकेशन लाइन पे। तो अगर आप देख रहे होंगे कि अगर मेरी डिसलोकेशन लाइन कुछ इस तरह से थी तो ये जो लाइन सेगमेंट होगी ये एक्स्ट्रा होगी, यानी जो ब्रेक्स हो गए ये एक्स्ट्रा लाइन सेगमेंट तैयार करेंगे। और हमने देखा है कि अगर डिसलोकेशन की लेंथ बढ़ती है तो उसकी एनर्जी भी बढ़ती है। तो ये जो ब्रेक्स है उसके करस्पॉन्डिंग एक एनर्जी होती है। तो हमें पता है कि अगर लेंथ बढ़ रही है तो एनर्जी डिसलोकेशन की बढ़ेगी। तो हमें पता है कि एनर्जी ऑफ डिसलोकेशन पर यूनिट लेंथ E इज इक्वल टू अल्फा जी बी स्क्वायर, ये एनर्जी पर यूनिट लेंथ है। अगर मुझे ये लेंथ पता है ब्रेक की यानी जॉग या किंग की लेंथ अगर मुझे पता है तो मैं इसकी एनर्जी निकाल सकता हूँ, इस ब्रेक या जॉग या किंग की एनर्जी निकाल सकता हूँ। तो एनर्जी ऑफ जॉग मैं यहाँ पे इस तरह से लिखूंगा अल्फा जी बी स्क्वायर इंटू B1। मान लेते B1 ये मेरी लेंथ ऑफ जॉग है। तो ये जब ब्रेक्स तैयार होते हैं ये मैंने कहा कि ये दूसरे डिसलोकेशंस की या इसी डिसलोकेशन की मोमेंट को रेस्ट्रिक्ट करते हैं। और हम जब डिसलोकेशन की मोमेंट यानी उसकी रुकावट उसमें उसके मोशन में रुकावट डालते हैं तो मुझे स्ट्रेन हार्डनिंग मिलती है। आप देखेंगे कि स्ट्रेन हार्डनिंग रिजल्ट होती है डिसलोकेशन के मोशन को मैं जब रुकता हूँ। तो अभी ये देखेंगे कि ये जॉग ये ब्रेक या किंक किस तरह से तैयार होते हैं। तो ये तैयार होते हैं जब मेरे डिसलोकेशन एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करते हैं। तो अभी मैं इस जॉक्स और किंग्स को और अच्छी तरह से समझाता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने जॉक मार्क किया है यहाँ पे।
तो यहाँ पे ये जो मेरी लाइन है ये मेरी टेंजेंट वेक्टर यानी डिसलोकेशन लाइन है। तो मेरा स्लिप प्लेन 1 था इस तरह से और ये स्लिप प्लेन 2 है और यहाँ पे जो ब्रेक हो रहा है ये मेरा जॉग है। अगर यहाँ पे आप देखेंगे ये मेरी टेंजेंट वेक्टर है और मेरा ये स्लिप प्लेन कंटिन्यूअस है। यहाँ पे ये जो ब्रेक है यहाँ पे मिला है ये मेरा किंक है। ये किंक जो होता है वो मेरे स्लिप प्लेन में रहता है। तो किंक एक स्पेशल केस है जॉग का। अगर आप कोई भी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक अगर आप देखेंगे तो दोनों ब्रेक्स को यानी डिसलोकेशन लाइन पे जो ब्रेक्स तैयार हो रहे हैं उनको जॉग्स कहते हैं। पर ये किंक जो है एक स्पेशल केस है। जब जॉग स्लिप प्लेन में ही रहता है उसको हम कहते हैं किंक। तो अगर सेट्स थ्योरी द्वारा अगर उसको लिखूं तो ये हो गया मेरा जॉग, सब ब्रेक्स को मैं जॉग कहता हूँ और ये हो गया किंक। ये एक सब पार्ट है जब ब्रेक मेरा डिसलोकेशन लाइन ब्रेक जो है वो स्लिप प्लेन पे ही रहता है, ऑन स्लिप प्लेन। तो एक स्पेशल केस है। अभी ये ब्रेक्स किस तरह से होते हैं इसको जानते हैं। तो एक स्टेटमेंट में यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ। तो जब दो डिसलोकेशंस एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करते हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंटरसेक्ट, इंटरैक्शन नहीं। तो यहाँ पे ये जो डिसलोकेशंस है ये इंटरसेक्ट करते हैं तो वो एक जॉग तैयार करेंगे, जॉग यानी ब्रेक। और ब्रेक कैसा होगा? वो ब्रेक होगा इन द डायरेक्शन एंड लेंथ ऑफ बर्जेस वेक्टर ऑफ अदर। यानी दो डिसलोकेशन इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ब्रेक इस तरह से तैयार होगा जिसकी लेंथ और डायरेक्शन बर्जेस वेक्टर जो दूसरा डिसलोकेशन है उसके बर्जेस वेक्टर्स के बराबर होता। अभी हम इसको और अच्छे से समझते हैं कुछ एग्जांपल्स लेके। तो मेरे पास दो स्लिप प्लेन्स मैंने इस तरह से मार्क किए और अभी मैं इस पे दो डिसलोकेशंस मार्क करूंगा कुछ इस तरह से। तो पहला एक मेरा डिसलोकेशन है और तो ये जो डिसलोकेशन है मेरा एज डिसलोकेशन है और इसका बर्जेस वेक्टर कुछ इस तरह से। और ये मेरा दूसरा डिसलोकेशन है जो दूसरे स्लिप प्लेन पे और कुछ इस तरह से है। तो ये भी एक एज डिसलोकेशन है और आप देखेंगे कि ये जो एज डिसलोकेशन है इसमें ये जो बर्जेस वेक्टर है B1 ये परपेंडिकुलर है मेरे दूसरे एज डिसलोकेशन के बर्जेस वेक्टर से। तो यहाँ पे एक स्पेशल केस है ये B1 परपेंडिकुलर टू B2। अभी हम देखते हैं कि जब ये दोनों डिसलोकेशंस एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करेंगे, ये इंटरसेक्ट यहाँ पे होंगे जहाँ पे ये दो प्लेन्स स्लिप प्लेन्स दूसरे के साथ इंटरसेक्ट हो रहे हैं इस पोजीशन पे। तब ये कब होगा? जब मैं कुछ स्ट्रेसेस अप्लाई करूँगा मेरे मटेरियल पे और इन स्ट्रेसेस के कारण ये डिसलोकेशन मूव होंगे। तो हम यहाँ पे दो प्योर एज डिसलोकेशन कंसिडर कर रहे हैं और हमें पता है एज डिसलोकेशन हो या स्क्रू डिसलोकेशन हो इनकी मूवमेंट जो होगी वो परपेंडिकुलर टू टेंजेंट वेक्टर होगी। तो अगर मैं टेंजेंट वेक्टर कंसिडर करूंगा तो उनके परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे ये डिसलोकेशन मूव होंगे। तो अभी देखते हैं कि ये दोनों जब इंटरसेक्ट करते हैं तो ब्रेक्स किस तरह से तैयार होते हैं। तो मैं जब पहला डिसलोकेशन कंसिडर कर रहा हूँ B2 यहाँ पे, तो आप देख रहे होंगे कि हमने जो स्टेटमेंट लिखा था वो स्टेटमेंट इस तरह से था कि इस डिसलोकेशन पे ब्रेक किस डायरेक्शन में तैयार होगा? वो तैयार होगा मेरे दूसरे डिसलोकेशन के बर्जेस वेक्टर के डायरेक्शन पे और उसकी मैग्नीट्यूड भी क्या होगी? दूसरे डिसलोकेशन की बर्जेस वेक्टर। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये जो ब्रेक है इसकी मैग्नीट्यूड जो है वो मेरी B1 जो पहला डिसलोकेशन है उसके बर्जेस वेक्टर के द्वारा है। तो आप देखेंगे कि ये जो मैग्नीट्यूड है ये मैग्नीट्यूड रहेगी मेरे पहले बर्जेस वेक्टर के डिसलोकेशन की। और ये जो डायरेक्शन है यानी ब्रेक किस डायरेक्शन में तैयार होगा? ब्रेक तैयार होगा ये डायरेक्शन पे, B1 डायरेक्शन पे। आप देख रहे होंगे कि ब्रेक इस डायरेक्शन में तैयार हुआ। तो ये ब्रेक जो है हमने देखा था कि ये ब्रेक को हम कहते हैं जॉग क्योंकि ये स्लिप प्लेन के बाहर है। तो अगर मैं इस डायरेक्शन में टेंजेंट वेक्टर ड्रॉ करूं तो ये मेरा टेंजेंट वेक्टर होगा। अभी मैं दूसरा डिसलोकेशन जो मेरा B1 है उस पे कैसे ब्रेक तैयार होगा? तो इस डिसलोकेशन पे कोई ब्रेक तैयार नहीं होगा। अगर आप देख पा रहे होंगे कि हमने बोला था कि ब्रेक किस डायरेक्शन में तैयार होगा और किस मैग्नीट्यूड से तैयार होगा। तो यहाँ पे ये जो बर्जेस वेक्टर है B2 ये पैरेलल हो जाएगा मेरे
टेंजेंट वेक्टर पे। तो अगर मैं b1 का टेंजेंट वेक्टर निकालूं कुछ इस डायरेक्शन में, तो आप देख पा रहे होंगे कि टेंजेंट वेक्टर, पहले का जो टेंजेंट वेक्टर है वो पैरेलल है मेरे दूसरे बर्जेस वेक्टर में। तो अभी यहाँ पे जब इस कंडीशन में रहेगी तो यहाँ पे कोई ब्रेक्स तैयार नहीं होंगे। इस कंडीशन में अगर बर्जेस वेक्टर दूसरे डिसलोकेशन के टेंजेंट वेक्टर से पैरेलल है तो कोई भी ब्रेक्स तैयार नहीं होंगे। यहाँ पे मुझे ब्रेक मिला है इस डायरेक्शन में, जो b1 के डायरेक्शन पे। अभी हम इस जॉक का नेचर देखेंगे कि इसका नेचर क्या है। तो नेचर ढूंढने के लिए पहले तो मुझे इस ब्रेक का टेंजेंट वेक्टर और बर्जेस वेक्टर निकालना पड़ेगा। तो हमने देखा था कि ये जो बर्जेस वेक्टर है वो इनवेरिएंट होता है किसी भी डिसलोकेशन के, तो इसकी डायरेक्शन कुछ इस डायरेक्शन में रहेगी। तो क्योंकि एक ये लाइन सेगमेंट है मेरे डिसलोकेशन की, तो ये जो आप देख रहे होंगे टेंजेंट वेक्टर तो करंट की तरह जाता है, तो टेंजेंट वेक्टर T1 इस तरह से रहेगा और इस ब्रेक का जो बर्जेस वेक्टर रहेगा कुछ इस डायरेक्शन में रहेगा। ये बर्जेस वेक्टर रहेगा मेरे B2 डायरेक्शन पे, और आप देख पा रहे होंगे कि ये दोनों परपेंडिकुलर है। तो ये जो जॉग होगा वो जॉग मेरा होगा एज नेचर का। अभी फिर से हम समझ लेते इस एग्जाम्पल के द्वारा। मेरा ब्रेक किस डायरेक्शन में तैयार होगा? मेरा ब्रेक तैयार होगा B1 की डायरेक्शन में और उसका मैग्नीट्यूड रहेगा B1। पर ये जो ब्रेक है, ये जो मैग्नीट्यूड B1 है और डायरेक्शन B1 की तरफ है, इसका टेंजेंट वेक्टर तो सेम रहेगा क्योंकि ये डिसलोकेशन लाइन तो एक ही है। तो टेंजेंट वेक्टर मेरा इनिशियल टेंजेंट वेक्टर के करंट की तरह ही पास करेगा। और दूसरा जो इसका बर्जेस वेक्टर है, तो हमने देखा था कि डिसलोकेशन लाइन, कोई भी डिसलोकेशन लाइन के लिए बर्जेस वेक्टर वो इनवेरिएंट रहता है, तो इसका बर्जेस वेक्टर जो रहेगा वो B2 रहेगा और B2 के डायरेक्शन में रहेगा। तो मुझे एक लाइन सेगमेंट जो ब्रेक मिल रहा है उसका मैग्नीट्यूड रहेगा। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे ब्रेक का जो मैग्नीट्यूड और किस डायरेक्शन में रहेगा, एंड डायरेक्शन ये रहेगा मेरे बर्जेस वेक्टर 1 की डायरेक्शन की तरफ और बर्जेस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। पर इसका टेंजेंट वेक्टर रहेगा मेरा इनिशियल डिसलोकेशन जो रहेगा उसका ही टेंजेंट वेक्टर रहेगा, और उसका बर्जेस वेक्टर जो रहेगा वो भी उसका इनिशियल बर्जेस वेक्टर ही रहेगा। तो ये हो गया मेरा जॉग। अभी देखते कुछ और कंडीशन। यहाँ पे और दो स्लिप प्लेन्स मैंने मार्क किए, और यहाँ पे जो डिसलोकेशंस मैं मार्क कर रहा हूँ ये दो है स्क्रू डिसलोकेशंस। आप देख पा रहे होंगे कि ये मेरी टेंजेंट वेक्टर है और बर्जेस वेक्टर जो है यहाँ पे पैरेलल है इन दोनों केसेस में। और आप देखेंगे कि ये जो बर्जेस वेक्टर है ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। और मैं जब इन दो स्क्रू डिसलोकेशंस को, प्योर स्क्रू डिसलोकेशंस को मूव करूंगा कुछ इस डायरेक्शन में, तो ये जो स्क्रू डिसलोकेशन है ये परपेंडिकुलर है एक दूसरे को। तो अब देखते हैं कि क्या कौन से टाइप के ब्रेक्स यहाँ पे तैयार होंगे। तो पहला अगर मैं केस देखूंगा, B2 का मैं केस देख रहा हूँ, तो B2 पे ब्रेक किस डायरेक्शन में बनेगा? ब्रेक बनेगा मेरे B1 डायरेक्शन पे, और इस ब्रेक का जो मैग्नीट्यूड रहेगा वो रहेगा मेरे पहला जो डिसलोकेशन है, डिसलोकेशन 1 है, उसके मैग्नीट्यूड के द्वारा। तो ये जो मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है ब्रेक का वो मेरे बर्जेस वेक्टर 1 है उसका रहेगा। तो अभी हम देखते हैं कि B1 पे किस तरह से ब्रेक बनेगा। तो B1 पे मेरा ब्रेक बनेगा B2 के डायरेक्शन की तरफ और उसका मैग्नीट्यूड रहेगा मेरे B2 के बर्जेस वेक्टर के द्वारा। तो ये जो मैग्नीट्यूड है वो मेरा B2 रहेगा और डायरेक्शन भी मेरा B2 के अलोंग रहेगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि पहला जो ब्रेक है B1 पे जो ब्रेक है वो भी आउट ऑफ स्लिप प्लेन था, और दूसरा जो ब्रेक है वो भी आउट ऑफ स्लिप प्लेन था। तो ये दोनों मेरे पास जॉक तैयार हो गए। तो आप देख पा रहे होंगे कि मेरे पास दो जॉक्स तैयार हो गए यहाँ पे। और अभी इनके नेचर देखते हैं। तो पहले के केस में, जैसे B2 के केस में टेंजेंट वेक्टर कुछ इस तरह से रहेगा, और देखेंगे कि ये B2 इसी डायरेक्शन पे है। तो मैं देख पा रहा हूँ कि टेंजेंट वेक्टर जो है 2 ये परपेंडिकुलर है यहाँ पे जॉग के लिए। तो ये जो होगा जॉग होगा वो एज नेचर का होगा, और ये यहाँ पे टेंजेंट वेक्टर कुछ इस तरह से है। और अगर हम देखेंगे तो मेरा जो ब्रेक है
यानी अगर मैं टेंजेंट वेक्टर इस तरह से, ब्रेक मेरा B2 के डायरेक्शन पे है, पर यहाँ पे टेंजेंट वेक्टर इस तरह से और इसका बर्जेस वेक्टर मेरा B1 रहेगा कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे भी मैं देख पा रहा हूँ कि ये जॉग है जिसमें एज नेचर है। तो इन दोनों केसेस में मुझे एज नेचर मिलते हैं। अभी और कुछ केसेस देखते हैं और इसको समझते हैं कि ब्रेक्स किस तरह से होते हैं। भाई मैं दो प्लेन्स अगर मैंने मार्क कर लिए यहाँ पे, और अभी मैं दो डिसलोकेशंस इस तरह से मार्क कर रहा हूँ। यहाँ पे ये दोनों एज डिसलोकेशंस हैं और ये इनके बर्जेस वेक्टर जो है यहाँ पे पैरेलल है। तो यहाँ पे ये दो एज डिसलोकेशंस है, इन दो स्लिप प्लेन पे मूव हो रहे हैं और इनके बर्जेस वेक्टर पैरेलल है, और मैं अगर इनको इस डायरेक्शन में मूव करता हूँ तो ब्रेक्स किस तरह से बनेंगे। तो पहले देखते हैं B1 पे किस तरह से ब्रेक बन रहा है। तो B1 पे ब्रेक इस तरह से बनेगा B2 डायरेक्शन पे। तो B2 डायरेक्शन पे ब्रेक बना है और ये बना है, इसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो मेरा B2 का मैग्नीट्यूड होगा, यानी इस ब्रेक की जो लेंथ होगी वो मेरे B2 के बराबर होगी। अभी हम इसका टेंजेंट वेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं। अगर मैं इसका टेंजेंट वेक्टर ड्रॉ करूं तो टेंजेंट वेक्टर कुछ इस तरह से ही होगा और बर्जेस वेक्टर इसका मेरा B1 के ही डायरेक्शन पे रहेगा, क्योंकि बर्जेस वेक्टर इनवेरिएंट रहता है किसी भी डिसलोकेशन लाइन के लिए। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो है ये ब्रेक बना है, ये स्लिप प्लेन पे ही है, तो ये हो जाएगा मेरा किंक। और ये किंक का नेचर क्या होगा, ये किंक का नेचर होगा स्क्रू नेचर। आप देख पा रहे होंगे कि टेंजेंट वेक्टर यहाँ पे है पैरेलल टू बर्जेस वेक्टर, तो ये हो जाएगा स्क्रू नेचर। और अभी हम देखते हैं कि B1 पे कैसे ब्रेक बनेगा। ये B1 पे देखा था हमने, अभी B2 पे देखते हैं। तो B2 पे देखते हैं, तो B2 पे भी ब्रेक बनेगा, वो मेरे B1 के डायरेक्शन पे बनेगा। यहाँ पे देखिए ये B1 की डायरेक्शन पे बना है और ये जो ब्रेक की मैग्नीट्यूड होगी या लेंथ होगी ये बराबर होगी मेरे बर्जेस वेक्टर 1 की मैग्नीट्यूड के बराबर। अब इनका टेंजेंट वेक्टर देखते हैं। टेंजेंट वेक्टर कुछ इस तरह से मैं मार्क करूंगा, तो ये मेरा टेंजेंट वेक्टर है और इसका बर्जेस वेक्टर कुछ इस डायरेक्शन पे है B2 का। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पे भी मुझे किंक मिला है और इन दोनों किंक का नेचर है स्क्रू, प्योर स्क्रू नेचर है इन दोनों किंक्स का। अभी देखते हैं और एक केस जहाँ पे मेरे पास एक स्क्रू डिसलोकेशन है और एक एज डिसलोकेशन है। अभी हम देखेंगे कि इनके जो बर्जेस वेक्टर है B1 परपेंडिकुलर B2 से है। अब अगर ये इस डायरेक्शन में मूव होते और इंटरसेक्ट करते एक दूसरे को, तो आपको अगर मैं B1 का केस कंसिडर करूंगा तो B1 पे ब्रेक किस तरह से बनेगा, B1 पे ब्रेक बनेगा B2 के डायरेक्शन पे और उसका मैग्नीट्यूड रहेगा, इस ब्रेक का मैग्नीट्यूड रहेगा मेरे बर्जेस वेक्टर B2 का मैग्नीट्यूड। तो ये ब्रेक इस तरह से बनेगा। और अगर मैं इसका नेचर देखूं तो अगर मैं टेंजेंट वेक्टर ड्रॉ करूं तो टेंजेंट वेक्टर कुछ इस तरह से और यहाँ पे मेरा बर्जेस वेक्टर कुछ इस डायरेक्शन पे है B1। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये किंक बना है क्योंकि स्लिप प्लेन पे ही ब्रेक है, और किंक जब बना है तो अब देखेंगे कि ये किंक बना है मेरे एज नेचर का। और अभी हम देखेंगे कि B2 पे किस तरह से ब्रेक बना है। तो B2 पे ब्रेक बनेगा मेरे B1 के डायरेक्शन पे और जो लेंथ होगी उस ब्रेक की वो B1 के मैग्नीट्यूड के बराबर होगी। अभी इसका नेचर हम देखते हैं, ये जॉग बनेगा क्योंकि आउट ऑफ द स्लिप प्लेन है, तो ये जॉग बनेगा। और ये जो टेंजेंट वेक्टर है और मेरा बर्जेस वेक्टर यहाँ पे इस तरह से B2 का, तो यहाँ पे जॉग जो मिलेगा, जॉग मुझे जो मिला है वो मुझे मिलेगा एज नेचर का। तो अभी हमने कुछ एक स्पेशल कंडीशंस देखी है इंटरसेक्शंस ऑफ डिसलोकेशंस की। अभी हम जानते हैं कि इसका महत्व क्या हो सकता है स्ट्रेन हार्डनिंग में। तो एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि जब जॉग मूव करते हैं, तो ये जब डिसलोकेशन मूव करेंगे और मेरे पास ब्रेक है मेरे डिसलोकेशन लाइन पे, तो किस तरह से मूवमेंट हो सकती है। तो देखते हैं, एक डिसलोकेशन है मेरे पास इस तरह से, ये जो डिसलोकेशन है और इसका बर्जेस वेक्टर इस डायरेक्शन पे है, टेंजेंट वेक्टर कुछ इस डायरेक्शन पे है। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो नेचर है ये मेरा स्क्रू नेचर है और ये जो नेचर है ये भी मेरा स्क्रू नेचर है। तो ये जो नेचर है जॉग का, इसको मैं मान लेता हूं जॉग
तो ये जो नेचर है ये मेरा है एज नेचर। क्योंकि ये मेरे पास ये एक स्लिप प्लेन है, ये एक स्लिप प्लेन है और ये ब्रेक है मेरा आउट ऑफ द स्लिप प्लेन, तो ये जॉग हो गया और इसका नेचर है एज नेचर। अभी हम देख सकते हैं कि अगर मेरे स्क्रू डिसलोकेशन को जैसे P डैश R डैश को मूव करना है, मूव कहाँ करना है, मेरे Q डैश और B डैश की तरफ, तो ये इस प्लेन पे मूव होगा क्योंकि यहाँ पे टेंजेंट वेक्टर पैरेलल है बर्जेस वेक्टर पे, यहाँ पे भी टेंजेंट वेक्टर पैरेलल है बर्जेस वेक्टर की तरफ। तो आप देखेंगे कि ये जो पार्ट है मेरे डिसलोकेशन का P डैश R डैश वो आसानी से मूव हो सकता है Q डैश B डैश की तरफ। सिमिलरली ये जो पार्ट है ये मेरा स्क्रू पार्ट वो A डैश Q की तरफ मूव हो सकता है आराम से, क्योंकि ये पैरेलल है। तो इस ग्लाइड प्लेन मेरा, ये ग्लाइड प्लेन हो सकता है मेरे स्क्रू डिसलोकेशन के लिए। पर अगर हम देखेंगे ये जो जॉग है, जो एज नेचर का जॉग है, तो इसके लिए ग्लाइड प्लेन कौन सा होगा? इसके लिए ग्लाइड प्लेन होगा मेरा P डैश R डैश और R। ये इसलिए क्योंकि हमने देखा था कि जब एज डिसलोकेशन होता है या एज नेचर होता है मेरे डिसलोकेशन का, वो एक ही स्लिप प्लेन पे मूव हो सकता है जिस स्लिप प्लेन पे दोनों टेंजेंट वेक्टर और बर्जेस वेक्टर लाई करते या रहते हैं। तो आप देखेंगे कि ये जो प्लेन है यही मेरा स्लिप प्लेन होगा, सिर्फ ये डिसलोकेशन लाइन सेगमेंट जो एज नेचर का है इसके लिए। तो मेरा ये जो लाइन सेगमेंट है सिर्फ इस प्लेन पे मूव होता है। अगर मुझे इस डिसलोकेशन को यहाँ पे मूव करना है तो आप देख रहे होंगे कि ये जो मूवमेंट है वो मूवमेंट होगी, ये परपेंडिकुलर प्लेन पे है, तो आप देख रहे होंगे कि ये जो मूवमेंट होगी ये क्लाइंब के द्वारा होगी, और क्लाइंब के लिए मुझे ज़्यादा एनर्जी चाहिए जो मुझे स्ट्रेन हार्डनिंग देगी। तो इसीलिए अगर इन पार्ट्स को भी मूव होना है तो ये जो पार्ट है ये इन दोनों स्क्रू पार्ट्स को रोक के रखेगा। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि अगर डिसलोकेशन की मूवमेंट यहाँ पे रुक जाए तो आपको स्ट्रेन हार्डनिंग मिलेगी। कुछ इस तरह से समझते। अभी मैं क्लाइंब की जब बात करूँगा तो यहाँ पे ये जो है ये जॉग नेचर है जो मैंने रेड में मार्क किया है, और ये जो है मेरा स्क्रू नेचर है। तो आप देख पा रहे होंगे कि जब इस पार्ट को यहाँ पे मूव करना है दूसरे स्लिप प्लेन पे, तो यहाँ पे मेरी वैकेंसीज तैयार होनी चाहिए। तो जब जॉग फॉर्मेशन होगा और जॉग की मूवमेंट होगी तब मुझे वैकेंसीज की ज़रूरत होगी, क्योंकि ये क्लाइंब के प्रोसेस के द्वारा होगा, या अप क्लाइंब या डाउन क्लाइंब। तो हमने देखा था कि अप क्लाइंब और डाउन क्लाइंब में वैकेंसीज इन्वॉल्व होती है, और यहाँ पे मुझे वैकेंसी असिस्टेड मूवमेंट मिलेगी जॉग्स की। इसको इस तरह से समझ सकते हैं जैसे मेरा एक एज डिसलोकेशन है। अभी आप देखेंगे कि इस डिसलोकेशन पे मैं एक जॉग तैयार करूंगा, जॉग यानी वो आउट ऑफ द स्लिप प्लेन। तो अब देख रहे होंगे यहाँ पे ये मेरा स्लिप प्लेन था इस डिसलोकेशन का कुछ इस तरह से, और यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये जो लाइन है ये क्लाइंब अप हो गई है, यानी दूसरे स्लिप प्लेन पे मूव हो गई है कुछ इस तरह से, और ये जो ओरिजिनल स्लिप प्लेन था कुछ नीचे था उसके। तो ये जो जॉग है ये तैयार हुआ, ये तैयार होगा इस डिसलोकेशन लाइन पे। तो ये जो डिसलोकेशन लाइन पे जॉग हुआ यहाँ पे ये तैयार होगा जब यहाँ पे कोई वैकेंसीज होगी। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये मेरी डिसलोकेशन लाइन यहाँ पे क्लाइंब अप हो रही है और यहाँ पे कुछ वैकेंसीज जनरेट हो रही है, और जब ये वैकेंसीज कुछ इस डायरेक्शन में बढ़ जाएगी तो आप देख रहे होंगे कि ये डिसलोकेशन नीचे था इस प्लेन पे, यहाँ पे अभी डॉटेड लाइन पे दिखा रहा है, ये एक उसके ऊपर वाले प्लेन पे क्लाइंब अप हो जाएगा। तो हमें जॉग के मोमेंट के लिए अगर एज नेचर है तो उसमें क्लाइंब की आवश्यकता पड़ती है, और हमने देखा है कि क्लाइंब मेरा स्ट्रेस और थर्मली एक्टिवेटेड है। तो इस प्रोसेस को मुझे थर्मल एक्टिवेशन और स्ट्रेस दोनों की ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी इस पार्ट में हमने देखा है कि डिसलोकेशंस जो है वो उस पर ब्रेक्स तैयार हो सकते हैं जब वो एक दूसरे के साथ मूव होते हैं। जब डिसलोकेशन एक दूसरे के तरफ मूव होते हैं तो वो एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट हो सकते हैं। ये जो इंटरसेक्शन है, यहाँ पे मैं एक और पॉइंट बताना चाहता हूँ कि ये जो डिसलोकेशन इंटरसेक्शन से यहाँ पे हमने बात की है, आप इंटरसेक्शंस की जब मैं बात करूँगा तब ये
जो इंटरसेक्शन है मेरे रिपल्सिव इंटरसेक्शन से, हमने यहाँ पे सिर्फ रिपल्सिव इंटरसेक्शंस की बात की है। यानी मैं कह सकता हूँ कि जो अगर मेरे दो डिसलोकेशन है b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, ये हमेशा जो b3 स्क्वायर रहेगा यानी प्रोडक्ट रहेगा उससे कम रहेंगे। तो ये मेरे रिपल्सिव इंटरसेक्शंस है। तो आप अट्रैक्टिव इंटरसेक्शंस की भी बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट ये आपको याद रखना है, ये जो डिस्कशंस हुए वो मेरे रिपल्सिव इंटरसेक्शंस है। और अब जब हम स्ट्रेन हार्डनिंग की बात कर रहे हैं तो स्ट्रेन हार्डनिंग में जॉक्स की मूवमेंट डिफिकल्ट होती है, और जब दो डिसलोकेशन इंटरसेक्ट करते एक दूसरे के साथ तो एक दूसरे की मोशन वो रोकते हैं, और इसलिए मुझे स्ट्रेन हार्डनिंग मिलती है। अभी के लिए यहाँ पे रुकता हूँ। नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे हम कि डिसलोकेशंस के ये स्ट्रेन हार्डनिंग के कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या होते हैं स्ट्रेंथ की तरफ ओवरऑल स्ट्रेन हार्डनिंग के, यानी हमारे इंटरैक्शंस डिसलोकेशंस के और इंटरसेक्शंस, इन दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है स्ट्रेंथ की तरफ। धन्यवाद।